हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। तो चलिए आज के सेशन का हम डिस्कशन करते हैं। और आज हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन कौन से होंगे? तो जिसमें होगा कलर, आस्तीन, प्लेट्स, है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। और लास्ट में हमने जो है कुछ क्वेश्चन डाले हैं सिलाई मशीन के पार्ट के, तो वो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब हम समझाने के हिसाब से पढ़ाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए सरल भाषा में। इसमें जो चीज़ें नहीं हुई होंगी उनको भी हम पढ़ाते चलेंगे। तो आइए फिर डिस्कशन करते हैं 50 क्वेश्चन का, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, परिधान में प्रयुक्त स्टैंड कॉलर और शर्ट कॉलर के संरचनात्मक अंतर का मुख्य आधार क्या माना जाता है? देखिए, लेकिन इस समय एक चीज आपने नोटिस की कि मेरे क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है। रीजन ये है कि हम लोगों को क्या करना है, हम इस तरह से आप लोगों को बता रहे हैं कि जो है ताकि सारी चीजों के हिसाब से आप लोग क्या रहें, अपडेट रहें। कि क्वेश्चन का जो है अब नॉर्मल नहीं पूछेगा कि जो है स्टैंड कलर किसके अंतर्गत आता है, क्योंकि इतना पढ़ लिया है। वही चीज हमने कल भी बताई थी, आज भी यही चीज बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कॉलर कितने प्रकार की होती है। तो कॉलर कॉलर आपकी कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी? तो एक आ जाती है आपकी स्टैंड कॉलर, इसी के अंतर्गत खड़ा कॉलर, परिवर्तनीय कॉलर, ये सब आता है, ठीक है। दूसरा होता है फ्लैट कॉलर, ठीक है। एक आपका जो इसमें दिया गया है कौन सा, स्टैंड कॉलर, इसी को जो है क्या हम कहते हैं? तो ये होती है परिवर्तनशील, ठीक है। ये क्या होती है? तो ये होती है आपकी, कह सकते हैं एक तरह से परिवर्तनशील। एक मिनट। कॉलर के 2 प्रकार हैं, ठीक है। क्या बढ़ा रहे थे? कॉलर के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 स्टैंड, जो कि आपके क्वेश्चन में है, इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं परिवर्तनशील, ठीक है। यानी कि इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? परिवर्तनशील के नाम से भी जानते हैं। दूसरी आपकी क्या है? उसी को कहते हैं फ्लैट कॉलर, ठीक है। क्या कहते हैं? तो फ्लैट कॉलर। तो ये होती है अपरिवर्तन, यानी कि ये बदलती नहीं। आप इसी का जस्ट अपोजिट समझ लीजिए, अपरिवर्तनीय होती है। ये इतना जान लीजिए। और इसके अंतर्गत भी बहुत सारी आती। तो स्टैंड कॉलर के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका? तो खड़ा कॉलर हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है आप समझ लीजिए इसमें कौन कौन से आते हैं। तो मैंड्रीन कॉलर हो गया, नेहरू कॉलर, ठीक है, पर्सियन कॉलर, रसियन कॉलर, हाफ लीफ कॉलर, ये सब आते हैं आपके जो है किसके अंतर्गत? स्टैंड कलर के। और जो दूसरा है आपका फ्लैट कलर, तो इसके अंतर्गत आते हैं पीटर पेन कलर, चौरस कलर, ठीक है। और ये परिवर्तनीय है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। सेलर कलर, गोल कलर, स्पार्ट कलर, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, याद रखेंगे। तो ये आपने कलर का पढ़ लिया। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। सिलाई की दशा, गर्दन की फिटिंग, कपड़े का प्रकार, धागे की मोटाई। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा गर्दन की फिटिंग, ठीक है। स्टैंड कॉलर और शर्ट कॉलर के संरचनात्मक अंतर का मुख्य आधार यही माना जाता है। क्या? तो ये है आपका कि गर्दन की फिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार का कॉलर औपचारिक वस्त्रों में अधिक उपयोग होता है और जो सामने से खुला होता है, ठीक है। यानी कि औपचारिक वस्त्रों में कौन से कलर का प्रयोग होता है और सामने से खुला हुआ कलर होता है? तो मैंड्रीन लिखा है, मैंड्रीन आप इसको समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? मैंड्रीन कलर, ठीक है। ऐसे भी समझ लेंगे सॉल कलर, नॉच्ड कलर, पीटर पैन कलर। तो अभी हमने जैसे बताया पीटर पैन किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है फ्लैट कलर के अंतर्गत, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपके पास है मैंड्रीन कलर, सॉल कलर, नॉच्ड कलर और पीटर पैन। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका नॉच्ड कलर, ठीक है। नॉच्ड कलर क्या होता है? तो ये आपका सामने से खुला हुआ होता है। नेक्स्ट यही क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कॉलर निर्माण में इंटरफेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है जिससे कॉलर का आकार स्थिर बना रहे? तो रंग स्थायित्व, कठोरता और मजबूती, कपड़े की चमक, सिलाई की गति। तो करेक्ट आंसर भी हो जाए कठोरता और मजबूती। उसमें हम लगाते नहीं है जो है बकरम टाइप का मोटा मोटा कपड़ा लगा देते हैं ताकि वो मजबूत रहे और उसके अंदर कठोरता रहे। तो इस तरह से क्या होगा, वो एक जगह पर स्थिर बना रहता है।
ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस कॉलर में गर्दन चारों ओर बिना मोड़ के खड़ा स्वरूप होता है और पारंपरिक परिधान जो होते हैं भारतीय आपके उससे मिलता जुलता हुआ रहता है? तो रोल कॉलर, बैंड कॉलर, फ्लैट कॉलर, कैप कॉलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बैंड कॉलर। ठीक है, बैंड कॉलर क्या होता है? तो ये जो है आपके बिना मुड़े हुए चारों ओर एकदम खड़ा रहता है। क्या? तो कौन सा कलर? तो बैंड कॉलर। और ये आपका किसके अंतर्गत आता है ये भी याद रखेंगे। तो ये आपका फ्लैट के अंतर्गत आता है, ये याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलर के प्रकार हमने नहीं बताए हैं आपको। ठीक है, तो ये सारे किसके अंतर्गत, ये जैसे बैंड कॉलर आपका है तो ये आपका फ्लैट कॉलर के अंतर्गत आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पीटर पैन कॉलर की पहचान क्या है? ठीक है, जिसमें उसका किनारा गोल और चपटा होता है। तो देखते हैं उसकी पहचान क्या है। तो नुकीला किनारा, गोल किनारा, सीधा किनारा, मोटा किनारा। देखिए आंसर भी इसी क्वेश्चन में था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी गोल किनारा। उसका जो किनारा होता है वो नुकीला होकर के हल्का सा गोलाई लिए हुए होता है। किसमें? पीटर पैन कॉलर में। पीटर पैन कॉलर क्या होता है? तो ये आपका परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखेंगे कि पीटर पैन कॉलेज सॉरी इसमें ये जो है अपरिवर्तनीय होता है, ये परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखेंगे। कुछ चीजें हैं कि थ्योरी से भी क्वेश्चन बन सकते, वैसे इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, लेकिन आपको कॉलर के बारे में जानकारी होनी चाहिए नॉर्मल। नेक्स्ट है, किस कॉलर को सूट और कोट में प्रयोग किया जाता है जिससे समान वी का कट होता है? शॉल, नॉच्ड, बैंड और केप कलर। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नॉच्ड कलर। नॉच्ड कलर में क्या होता है? इसमें वी का आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलर के पैटर्न ड्राफ्टिंग में गर्दन की माप के साथ कौन सा अतिरिक्त तत्व जोड़ा जाता है? तो सिलाई भत्ता, धागा लंबाई, कपड़े की मोटाई, फिर जो है ए और डी आंसर है प्रोसेसिंग तापमान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, सिलाई भत्ता। ठीक है, इसको भी जो है हम जोड़ते हैं अतिरिक्त गर्दन की माप के अलावा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कॉलर में गर्दन के चारों ओर कपड़ा लपटा होता है और ढीला गिरता है जिससे स्टाइलिश लुक मिल सके? तो रोल कॉलर हो गया आपका, टर्टल नेक, ठीक है, सॉल कॉलर, पीटर पैन। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सॉल कॉलर। ठीक है, सॉल कॉलर में क्या होता है कि एकदम जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल ढीला सा गिरा हुआ होता है, और सेलर कॉलर भी इसी में आता है, और ये बिल्कुल स्टाइलिश लुक आपका देता है। अगला ये देखते हैं। तो अगला क्या है, कॉलर अटैचमेंट में सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा जिससे समरूपता और संतुलन बना रहता है? तो प्रोसेसिंग, टॉप स्टिचिंग, पिनिंग, कटिंग। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का कलर बच्चों के वस्त्रों में अधिक प्रयोग में आता है और यह सरल और आरामदायक होता है? ये याद रखेंगे कि सरल और आरामदायक कलर की बात पूछी जा रही है और बच्चों में। इसी तरह से देखिए कलर की बात आई थी, क्वेश्चन आया था 2021 टीजीटी में भी आया हुआ था। ठीक है, तो साल कलर, ऐसे मैंड्रीन कलर करके कुछ था, आई होप याद नहीं आ रहा अभी। पीटर पैन कॉलर, नॉच्ड कॉलर, रोल कॉलर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पीटर पैन कॉलर। पीटर पैन कॉलर आप जानते हैं, अभी हमने बताया किसके, फ्लैट कलर के अंतर्गत आता है। कलर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक स्टैंड कलर जिसी को खड़ा कलर और परिवर्तनीय कलर कहते हैं, दूसरा फ्लैट कलर, पीटर पैन कलर, चौरस कलर, स्क्वायर कलर, है ना, गोल कलर, सेलर कलर, ये सब सारे जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, और ये अपरिवर्तनीय होती है, याद रखेंगे आप लोग। पीटर पैन कलर बच्चों के लिए उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटिन स्लीव और रेगलन स्लीव के बीच मुख्य अंतर में क्या होता है निर्धारित किया गया है? तो देखिए सेटन स्लीव और रेगलान। तो रेगलान जानते हैं क्या है? रेगलान पहले तो जान लीजिए क्या है कि एक प्रकार की आस्तीन है। ठीक है, स्लीव की बात हो रही है तो आस्तीन है, और सेटन स्लीव भी है। तो कपड़े का रंग, जोड़ की स्थिति, सिलाई मशीन, धागा गुणवत्ता। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा जोड़ की स्थिति, क्योंकि जो सेटन स्लीव और रेगलान इसमें अंतर यही है। रेगलान में क्या होता है, सबसे ज्यादा आरामदायक तिरछी लाइन का प्रयोग होता है, बच्चों के लिए उपयुक्त होती है, और ये गले से आस्तीन तक जुड़ी हुई होती है। और जबकि आपकी जो रेगलान कलर होती है, रेगलान में क्या होता है, तो ये जो है इसी के मतलब कि ये कह सकते हैं एक प्रकार से ये सॉरी सेटन स्लीव। ठीक है,
सेटिन स्लीव की बात जहाँ पर हो रही है, तो सेटिन स्लीव में क्या होता है, ये कंधे से जुड़ी हुई होती है आस्तीन, और रेगलान कॉलर में क्या होता है, तो ये पूरा कह सकते हैं कंधे से ही सीधा जुड़ा हुआ होता है। हमने पढ़ाया था आपको इसको। तो जो है जब कपड़ा सिलते हैं तो उसमें क्या होता है, आस्तीन जोड़ते हैं, है ना। मतलब कि जैसे कि एक तरह से देखिए, यहाँ से आइए समझते हैं। तो जैसे यहाँ से जब होगी कलर, जब यहाँ से थोड़ा सा कंधा बना लिया, फिर यहाँ से जब हम जोड़ेंगे तो ये जो आस्तीन होगी तो ये आपकी आ जाएगी सेटिन में। और जो रेगलान होती है तो वो समझिए कि एक तरह से ऐसे करके पूरा उसी में कॉलर आपने देखा होगा, जैसे कि आप वो पहनते हैं हाई नेक वगैरह, तो उसमें जो जुड़ता है कॉलर पूरा उसी में रहता है, वो आता है आपका रेगलान के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा जोड़ की स्थिति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की आस्तीन कंधे से सीधे जुड़ती है। देखिए अभी हमने बताया ना सेटिन स्लीव, ठीक है, ये आपके कंधे से सीधे जुड़ जाती है। फिर है बेल स्लीव की विशेषता क्या है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, बेल स्लीव की विशेषता क्या है। और जो इसके नीचे अधिक चौड़ाई जो होती है, संकरी फिटिंग, चौड़ा फैलाव, सीधी रेखा, छोटी और लंबाई। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा चौड़ी रेखा है, चौड़ी तरह से फैलाव। ठीक है, फिर किस आस्तीन में कंधे से लेकर बगल तक के एक टुकड़े में कपड़ा जुड़ा होता है। तो सेट इन, किमेनो, रेगलान, पफ। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा रेगलान। इसमें कंधे से लेकर के बगल तक का पूरा एक कपड़ा आपका जुड़ा हुआ होता है। ये गले से लेकर के आस्तीन जुड़ी रहती है, कंधे से शुरू होती है ये, और ये गर्दन से शुरू होकर थोड़ा साइड तक की पूरा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पफ स्लीव की संरचना में कौन सा तत्व प्रमुख होता है जिसके ऊपर की ओर घेरा बनता है। किसकी बात पूछी जा रही है, तो पफ स्लीव की बात हो रही है। पफ तो आप समझ रहे हैं ना, चुन्नट वगैरह जो होते हैं, शोल्डर पे बिल्कुल उभरा हुआ प्रभाव जो होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गैदरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगलन स्लीव में सिलाई रेखा कहाँ से गुजरती है जिससे खेल वस्त्रों में लोकप्रिय है। तो कंधे से सीधी, गर्दन से बगल तक, आस्तीन के बीच, नीचे की ओर। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा गर्दन से बगल तक। यहाँ जैसे आपका वस्त्र हुआ तो यहाँ से ही सीधा मतलब गर्दन से ही पूरा जुड़ा हुआ होता है, मतलब एक शोल्डर से नहीं जुड़ता, गर्दन से ही सीधा रहता है। इसीलिए ये स्पोर्ट स्पोर्ट में जो है प्रयोग होता है। आपने देखा होगा ट्रैक सूट वगैरह जो होते हैं तो पूरा जो है वही से जुड़ा होता है। फिर है, स्लीव कैप की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है जिससे फिटिंग सही बनती है। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आर्म होल माप। ठीक है, जो स्लीव कैप है उसमें आर्म होल जो बनता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा आर्म होल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस प्रकार की आस्तीन में नीचे की ओर फ्रिल या सजावट जुड़ी होती है जिससे आकर्षण बढ़ता है। तो ऑप्शन आपके पास है कि मेनो, बेल स्लीव, सेटिन और रेगलान। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा बेल स्लीव। ठीक है, बेल स्लीव की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, नीचे की ओर ना पूरे हाथ से स्लीव आर्म होल से जोड़ते हैं और नीचे थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं, इसी को जो है बेल स्लीव कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो है ये जो आपका ऐसे आता है और ऐसे करके जो चुन्नट होती है इसी को कहते हैं बेल स्लीव। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आस्तीन निर्माण में अंडर आर्म सीम का उद्देश्य क्या होता है जिससे आराम और फिटिंग आती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गतिशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस आस्तीन में पारंपरिक भारतीय परिधानों में अधिक प्रयोग किया जाता है जैसे कुर्ती और ब्लाउज में। तो क्या करते हैं इसमें, करेक्ट आंसर है अभी सेट इन। ठीक है, सेट इन में क्या होता है, उसमें जो कपड़ा सिलते तो आस्तीन जोड़ते हैं, ये जो है पारंपरिक परिधानों में अधिकतर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बॉक्स प्लेट्स और नाई प्लेट्स के बीच मुख्य अंतर क्या है। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे बन गए हैं, तो ये प्लेट्स की जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन है आपके पास रंग, फिर है आपके पास ऑप्शन
मोड़ की दिशा, कपड़ा, लंबाई। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मोड़ की दिशा। मतलब कि किस प्रकार से मोड़ करके चुन्नट को आप डाल रहे हैं ये निर्भर करेगा। फिर आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, नाइफ प्लेट में सभी मोड़ किस दिशा में होते हैं जिससे एक रूपता दिखाई देती है? विपरीत, एक दिशा, मिश्रित, गोल। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा एक दिशा में। नाइफ प्लेट में क्या होता है, सारी जो प्लेटेस हैं या कह सकते हैं कि जो मोड़ पड़ते हैं वो सारे जो है किसमें होते हैं, तो एक दिशा में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बॉक्स प्लेट्स में संरचना में केंद्र से दोनों ओर कैसे मोड़ा जाता है? एक दिशा, विपरीत दिशा, तिरछा, गोल। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विपरीत दिशा। ठीक है, जैसे ये बॉक्स तरह का बना दिया गया, तो कुछ प्लेट्स इधर को होती हैं, कुछ प्लेट्स इधर को जो है विपरीत दिशा में बनाई जाती हैं। और आपने जो है बीए वगैरह जब किया होगा तो उसमें जो है बनवाई गई थी ऐसी प्लेट्स, जो है आपने फाइल में छोटे छोटे कपड़ों से नमूनों की तरह बना करके लगाया होगा। मेरे पास तो अभी भी, जब हम एमए कर रहे थे तो हमने फाइल बनाई थी, तो अभी भी वो रखी हुई है। अब आप लोगों का तो पता नहीं है कि रखी नहीं रखी है, लेकिन मेरी रखी हुई है। हम सोचे थे कभी आप लोगों को दिखा ही देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन्वर्टेड प्लेट, एक मिनट, हाँ, इन्वर्टेड प्लेट्स की पहचान क्या है जिसमें बाहरी सतह सपाट होती है? खुला, अंदर की ओर मोड़, बाहर मोड़, सीधा। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, अंदर की ओर मोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट निर्माण में सही माप सुनिश्चित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो करेक्ट आंसर बी है, स्केल। ठीक है, स्केल से हम अगर नाप करके डालते हैं तो सही माप दिखती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्लेट्स को स्थिर रखने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है जिससे वे खुले नहीं? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग प्रयोग से ऐसा करते हैं ताकि प्लेट्स खुले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्लेट्स का प्रयोग स्कर्ट्स और स्कूल यूनिफॉर्म में किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, बॉक्स, नाइफ, इन्वर्टेड किक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों तरफ से होती हैं। आपने इसका ध्यान, जैसे कि मान लीजिए ये है, तो ऐसे करके फिर जैसे मुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे करके आपको प्लेट्स देखने को मिलती है, मतलब दोनों तरफ से मुड़ा था, इन्वर्टेड की तरह से ये होती, ऐसी प्लेट्स पड़ती हैं। ये आप लोगों को हमने बता करके समझा दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्लेट्स की गहराई किस पर निर्भर करती है जिससे डिजाइन का प्रभाव बदलता है? प्लेट्स की गहराई, तो कपड़ा मोटाई, मोड़ की चौड़ाई, रंग, धागा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मोड़ की चौड़ाई। ठीक है, मोड़ आप कितना जो है चौड़ाई में मोड़ रहे हैं ये डिपेंड करेगा आपका कि किस प्रकार से प्लेट्स आप डाल रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेट्स के निर्माण में किस प्रकार का कपड़ा अधिक उपयुक्त होता है, इसको बनाए रखता है? तो सी हो जाएगा, सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक कपड़ा अधिक जो है यूजफुल होता है आपके प्लेट्स बनाने में। फिर नेक्स्ट है, प्लेट्स में समरूपता बनाए रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है, मापन, फिर है सिलाई, फिर है प्रोसेसिंग, फिर है कटिंग। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, मापन। समरूपता का मतलब होता है कि ऐसा संतुलन की जो बराबर हो। तो जब हम नाप करके या अपने स्केल के द्वारा या इंची टेप से या कोई भी आपका पैमाना होगा उससे अगर माप करके प्लेट डालेंगे तो वो समरूप होगी, वरना जो है आगे पीछे थोड़ा सा घट बढ़ करके प्लेट बनेगी, तो उतना ज़्यादा कपड़ा सुंदर आपका नहीं बनेगा। फिर है सिलाई मशीन। तो अब यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन हमने सिलाई मशीन के डाले हैं, क्योंकि ऊपर के जो टॉपिक जो क्लास करे उसमें ये छूट गया था, तो इसी में हमने ऐड कर दिया है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है, सिलाई मशीन का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है जिससे उनका उपयोग भिन्न होता है? रंग, संचालन विधि, कपड़ा, धागा। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, संचालन विधि। ठीक है, संचालन विधि के आधार पर हम जो है सिलाई मशीन का वर्गीकरण करते हैं। अगला है क्वेश्चन, मैनुअल और इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन में क्या अंतर है? तो आंसर हो जाएगा आपका शक्ति स्रोत। ठीक है, शक्ति स्रोत कि आप बल का जो आपकी मशीन पर बल लग रहा है, शक्ति लग रही है, उसका स्रोत क्या है? भाई जो मैनुअल होगी वो आप हाथ से चलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक होगी तो वो आपकी बिजली से चलेगी। बस यही आंसर है इसका। अगला है प्रश्न आपका, इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन की विशेषता क्या है जिससे यह घरेलू मशीन से अलग होती है? यानी कि क्या है उसकी विशेषता जो घरेलू मशीन से अलग बनाती है आपको? हल्की, भारी और तेज, छोटी, सस्ती। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा भारी और तेज। यानी कि वो मशीन भारी भी होती है, उसके अलावा तेज का मतलब होता है
उसकी स्पीड तेज होती है, कपड़ा सिलने की स्पीड उसकी तेज होती है, क्योंकि वो नॉर्मल जो घरेलू महिलाएं सिलती हैं वो उस स्पीड को कवर नहीं कर पाएंगी, तो जो घरेलू मशीनें होती हैं उनकी स्पीड धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सिलाई मशीन में बॉबिन का मुख्य कार्य क्या होता है जिसमें नीचे का धागा नियंत्रित होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीचे का धागा। ठीक है, यानी कि जो नीचे का मेन चीज है कि धागा भरा जाता है, बॉबिन में धागा भरते हैं और वो नियंत्रित करता है आपकी सिलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरलॉक मशीन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिससे किनारे सुरक्षित रह सके? ओवरलॉक कर लीजिए या इंटरलॉकिंग भी कह सकते हैं, सिलाई, फिनिशिंग, कटिंग, या फिर आपके पास ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, फिनिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सिलाई मशीन में फीड डाक का कार्य क्या होता है जिससे कपड़ा आगे बढ़ता है? देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है, हर क्वेश्चन उसी तरह से है। तो देखते हैं, पकड़ना, खींचना, काटना, सिलना। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा खींचना, यानी कि कपड़े को खींच करके वो आगे को बढ़ाया रहता है, वो नियंत्रित रखता है कपड़े को, फीड डाक का यही कार्य होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, मशीन में टेंशन डिस्क का कार्य क्या होता है? तो आपके पास ऑप्शन है काटना, नियंत्रित करना, जोड़ना, दबाना। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा नियंत्रित करना। टेंशन डिस्क जो होता है वो कपड़े को क्या करता है, धागे को नियंत्रित करता है, या कह सकते हैं एक तरह से उसको संतुलन बनाए रखता है धागे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है, कंप्यूटराइज्ड सिलाई मशीन की विशेषता क्या है जिससे डिजाइन स्वतः बनते हैं? तो ऑप्शन आपके पास है मैनुअल, ऑटोमोशन, धीमी, भारी। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑटोमोशन, यानी कि उसमें जो डिजाइन होती है वो स्वतः बनती है, आपको कोई पैटर्न की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है प्रश्न आपका, सिलाई मशीन की सुई का चयन किस पर निर्भर करता है? ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो सुई का चयन आप कर रही हैं तो वो किस पर निर्भर करेगा? कपड़े का प्रकार, रंग, मशीन, प्रेस। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कपड़े का प्रकार। रंग से कोई मतलब नहीं, कपड़ा किसी भी रंग का हो उसके लिए आपको धागे को देखना होगा, और मशीन का भी कोई प्रभाव नहीं। प्रेस मान लीजिए तो सिलाई करने के बाद ही होती है, स्टिच करने के बाद आप करती है, लेकिन कपड़े का प्रकार निर्भर करता है। देखिए और एक चीज यहाँ पर बता दे रहे हैं, साधारणतया कपड़ों को सिलने के लिए कितने नंबर? तो 16 नंबर सुई का प्रयोग किया जाता है नॉर्मली अधिकतर सिलाई के लिए, और ये 2009 टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ था आपका, लेकिन कहीं कहीं पर इसको 12 नंबर भी माना गया है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सॉरी 16 नंबर होगा, बाकी आंसर आपका हो जाएगा कि कपड़े का प्रकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन के रखरखाव से महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, उसकी कार्य क्षमता बनी रहती है? रंगाई, तेल लगाना, फिर है धुलाई, फिर है कटिंग। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भी तेल लगाना। जब मशीन में सही सही टाइम पर तेल लगाते रहेंगे तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ी रहेगी। और एक चीज याद रखिए कि मशीन में 11 छिद्र होते हैं जहां पर तेल आपको डालना होता है, ये अलग से बताया दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। अगला क्वेश्चन है, सादी बुनाई और ट्विल बुनाई के बीच मुख्य अंतर क्या होता है जो धागे को इंटरलॉकिंग पर आधारित करते हैं? ट्विल बुनाई, रंग, पैटर्न, धागा, कपड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पैटर्न। सॉरी, ट्विल बुनाई। देखिए एक चीज सबसे पहले ये जान लीजिए, ट्विल बुनाई आपकी ऐसे होती है, ये कपड़े का क्या करती है, तिरछा प्रभाव ले रहती है। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग का मतलब है कोई भी अगर कपड़ा बुना जा रहा है तो सीधी बात अगर ऐसे करके बुना जाएगा तो वो जो है उखड़ेगा नहीं, तो क्या होगा, उसका पैटर्न बदल जाता है, तो जिससे इंटरलॉकिंग में की तरह का कपड़ा हो जाता है। भाई सीधी बात, अगर ऐसा ऐसा कपड़ा आपका बुना गया है सिंपल सा, तो उधड़ने में जो है थोड़ा सा वो सरल हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से किया गया है तो वो उधड़ेगा नहीं, तो जो है इंटरलॉक हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, सादी बुनाई की विशेषता क्या होती है जिसमें प्रत्येक ताना धागा बाने धागे के ऊपर नीचे जाता है? सादी बुनाई की बात हो रही, ताना और बाना आप जानते हैं ना, वेल स्विफ्ट। ताना और बाना किसको कहते हैं? ठीक है, जटिल, सरल, भारी, मोटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरल। ठीक है, सरल जो प्रक्रिया होती है सादी बुनाई में, इसमें ताना और बाना धागे के ऊपर नीचे जाता है, एक ताना एक बाना, बिल्कुल सादी बुनाई आपकी ये होती है, एक ताना और एक बाना इसमें रहता है, इसमें ऊपर नीचे
प्रयोग रहता है क्या, हार्नेस जो लगा होता है, हार्नेस बनता है आपका, यानी कि जो आपका करघा होता है उसमें जो है हिडन लगे होते हैं, उसी में से एक एक ताना एक एक बना बराबर से गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ट्विल बुनाई में तिरछी रेखा किस कारण बनती है, इसकी पहचान क्या होती है। सीधी बुनाई, धागा पैटर्न, रंग मोटाई। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा धागा पैटर्न। ठीक है, धागा पैटर्न जो होता है वो उसी हिसाब से फिट होता है, इसलिए उसमें तिरछा प्रभाव देखने को मिलता है। डेनिम कपड़े, जीन्स वगैरह ये सब आपके ट्विल बुनाई में ही आपको देखने को मिलेंगे, और ये सूती रेशों से बनाए जाते हैं अधिकतर, और बाकी ये बहुत ज्यादा जो है मजबूत होते हैं, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आई क्वेश्चन पे चलते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साटन बुनाई की विशेषता क्या है जिससे कपड़ा चिकना और चमकदार दिखता है। तो भाई देख लेते हैं क्या है साटन बुनाई की विशेषता। अधिक इंटरलॉकिंग, कम इंटरलॉकिंग, मोटाई, रंग। तो करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा इंटरलॉकिंग, जो होती कम। इससे क्या होता है, कपड़े की जो सतह है, टेक्सचर जिसको बोलते हैं, वो चिकना और चमकदार होता है। अगला प्रश्न है, किस बुनाई में धागों का संपर्क कम होता है जिससे सतह चिकनी बनी होती है। तो करेक्ट आंसर सी है, अभी ऊपर भी हमने पढ़ा शार्टन है ना, इसमें क्या होता है कि सतह आपकी चिकनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनाई में ताना और बाना का संबंध क्या दर्शाता है। कपड़े की मजबूती तय होती है, रंग, संरचना, डिजाइन, लंबाई। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा संरचना। ठीक है, जो संरचना आपका बुनाई में ताना और बाना संरचना कैसी है, ये निर्भर करता है कि कपड़े की बुनाई कैसी है, वो मजबूती उसकी तय होगी, किस प्रकार से उसकी संरचना की गई होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉबी बुनाई की विशेषता क्या है जिससे छोटे छोटे पैटर्न बनते हैं। तो डॉबी बुनाई, ऑप्शन आपके पास है सरल, जटिल डिजाइन, मोटा डिजाइन, पतला डिजाइन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जटिल डिजाइन। ठीक है, जटिल डिजाइन, और जानते हैं इसको क्या कहते हैं, चिड़िया की आंख के डिजाइन भी कहते हैं। ठीक है, डॉबी बुनाई, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे ऐसा पैटर्न बनाते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे, तो इसीलिए उसको चिड़िया की आंख की डिजाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैकार्ड बुनाई किस प्रकार की होती है जिसमें जटिल और बड़े डिजाइन बनते हैं। सरल, जटिल, सीधी, हल्की। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा जटिल बुनाई। ठीक है, सीधी बात, जैकार्ड बुनाई में जटिल बुनाई होती है, और ये जो है तरह तरह के फैंसी बनारस की ब्रोकेड वगैरह जो होती है, इसी बुनाई से बनाए जाते हैं। जैकार्ड लूम से बनाए जाते हैं, और इस कार्य को किसने, मैरव जोसेफ जैकार्ड ने जो है इसका आविष्कार किया था। फिर है, बुनाई में धागों की घनता किस पर प्रभाव डालती है जिससे कपड़े की गुणवत्ता निर्धारित होती है। तो आंसर आपके पास ऑप्शन है ए रंग, फिर है बी मजबूती, सी है लंबाई। एक मिनट, फिर डी है डिजाइन। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी क्या कह रहा है देख लेते हैं यहाँ पर, मजबूती। ठीक है, बुनाई में धागों की घनता, भाई जितने सघन का होगा धागा, जितने ज्यादा ताने बाने का प्रयोग किया गया होगा, वस्त्र आपका उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। सघनता की वजह से जो है वस्त्र आपका मजबूत बनेगा। ये निर्भर करता है कि जो है उस पर ताने बाने की या धागों की संख्या आपके करघे पर कितनी रखी गई है। अगर उस पर ज्यादा घनता होगी, जो है सघनता होगी, तो वस्त्र आपका अधिक मजबूत और टिकाऊ बनेगा। एक मिनट, कहाँ चला गया भाई, अरे 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 अरे। हम्म, और आज की सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में क्या ही दौड़ा ही रहा है। हाँ, बुनाई की प्रक्रिया में करघे का मुख्य कार्य क्या होता है। जो बुनाई प्रक्रिया करघे पर की जाती है लूम पर, उसका मुख्य कार्य क्या होता है भाई, जिससे ताना और बाना आपस में जुड़े रहे, इसके लिए क्या होता है। तो काटना, जोड़ना, रंगना, सुखाना। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा जोड़ना। ठीक है, तागने और बाने को वो आपस में क्या रखता है, जोड़े रखता है, ताकि जो है कपड़ा जो है मजबूत रहे, इधर उधर फिसले ना, एक तरह से एक फ्रेम में पूर्णतया सेट रहे। ठीक है, ये जो है इसका पैटर्न है। चलिए फिर आज की सीरीज का ये लास्ट प्रश्न था, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अगर जो है टॉपिक आप बता देंगे, क्लियर कर देंगे, तो उस हिसाब से बना देंगे। कल एक और क्लास कराने के बाद हम कराएंगे टेक्सटाइल की मैराथन, मतलब कि मैराथन का एक पूरा, एक तरह से कह सकते हैं 125 प्रश्न का पूरा टेक्सटाइल का ही होगा आपका। उसमें सारी चीजें जो छूटी हुई हैं या जो भी बिंदु छूटे हुए रहेंगे, सब मिला करके 125 क्वेश्चन का जो है सेट आपको हम कराएंगे एक और क्लास के बाद। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।